साइबेरिया रूस और उत्तरी कजाकिस्तान का एक विशाल क्षेत्र है जो पूरे उत्तरी एशिया का गठन करता है। साइबेरिया पश्चिम में यूराल पर्वत से लेकर पूर्व में प्रशांत महासागर तक और दक्षिण की ओर आर्कटिक महासागर से उत्तर मध्य कजाकिस्तान की पहाड़ियों और मंगोलिया और चीन की सीमाओं तक फैला हुआ है। साइबेरिया के चरम दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर सभी रूस में स्थित है। रूसी उपयोग में यूराल के पूर्वी किनारे पर प्रशांत समुद्र तट के साथ और कजाकिस्तान के भीतर प्रशासनिक क्षेत्रों को साइबेरिया से बाहर रखा गया है। व्यापक अर्थों में साइबेरिया का कुल क्षेत्रफल लगभग 5,207,900 वर्ग मील है। संकीर्ण रूसी परिभाषा में क्षेत्र 2,529,000 वर्ग मील या 6,550,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें दो आर्थिक नियोजन क्षेत्र पूर्वी और पश्चिमी साइबेरिया शामिल है। साइबेरिया में सखा याकुतिया, बुरियाटिया, अल्ताई, खकासिया और टाइवा या तुवा के रूसी गणराज्य भी शामिल है। साइबेरिया 4 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में आता है, सभी काफी हद तक। पश्चिम में यूराल पर्वत के साथ विशाल पश्चिम साइबेरियाई मैदान है, जो ओब और येनिसी नदियों द्वारा सूखा हुआ है, राहत में थोड़ा भिन्न है और दलदली भूमि के विस्तृत इलाकों से युक्त है। येनिसी नदी के पूर्व में मध्य साइबेरिया है, एक विशाल क्षेत्र जिसमें मुख्य रूप से मैदान और मध्य साइबेरियाई पठार शामिल है। लीना नदी का बेसिन मध्य साइबेरिया को पर्वत श्रृंखलाओं, अपलैंड द्रव्यमान और हस्तक्षेप करने वाले बेसिनों की जटिल श्रृंखला से अलग करता है, जो पूर्वोत्तर साइबेरिया बनाते हैं। 4 क्षेत्रों में सबसे छोटा बैकाल क्षेत्र है, जो साइबेरिया के दक्षिण मध्य भाग में बैकाल झील पर केंद्रित है। साइबेरिया, इसका नाम स्लीपिंग लैंड के लिए तातार शब्द से लिया गया है, सखा में लगभग बर्फ रहित सर्दियों की लंबाई और गंभीरता के लिए कुख्यात है। न्यूनतम तापमान 0 से 71 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। जलवायु पूर्व की ओर तेजी से कठोर हो जाती है, जबकि वर्षा भी कम हो जाती है। प्रमुख वनस्पति क्षेत्र पूरे क्षेत्र में पूर्व पश्चिम में फैले हुए हैं। उत्तर में टुंड्रा, अधिकांश साइबेरिया पर दलदली जंगल या टैगा, और दक्षिण पश्चिम साइबेरिया में वनस्टेपी और स्टेपी और दक्षिण के इंटरमोंटेन बेसिन में। साइबेरिया के खनिज संसाधन विशाल है, विशेष रूप से उल्लेखनीय कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, हीरे, लौह अयस्क और सोने के भंडार है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में साइबेरिया में खनन और विनिर्माण दोनों का तेजी से विकास हुआ और स्टील, एल्यूमीनियम और मशीनरी अब मुख्य उत्पादों में से हैं। कृषि साइबेरिया के अधिक दक्षिणी भागों तक ही सीमित है और गेहूं, राई, जई और सूरजमुखी का उत्पादन करती है। यह अभी भी अनिश्चित है कि मनुष्य पहली बार यूरोप से साइबेरिया आए थे या मध्य और पूर्वी एशिया से। दक्षिणी साइबेरिया में पुरापाषाण बस्ती के प्रमाण प्रचुर मात्रा में हैं, जो कांस्य युग में भाग लेने के बाद 1000 ईसा पूर्व से चीनी के अधीन आया और फिर तुर्किक मंगोल 3री शताब्दी ईसा पूर्व प्रभाव में आया। दक्षिणी साइबेरिया 10वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य तक गोल्डन होर्डे के मंगोलों के खानते का हिस्सा था। 16वीं शताब्दी के अंत में रूसी उपनिवेशीकरण शुरू होने से पहले साइबेरिया में बड़ी संख्या में छोटे जातीय समूहों का निवास था, जिनके सदस्य या तो शिकारी संग्रहकर्ताओं के रूप में या घरेलू बारहसिंगा पर निर्भर देहाती खानाबदोशों के रूप में जीवित थे। हालांकि इन समूहों में से सबसे बड़ा सखा याकूत, मवेशियों और घोड़ों को पालता था। विभिन्न समूह विभिन्न भाषाई शेरों तुर्किक सखा, साइबेरियाई तातार, मंचूतुंगस इवेंक, फिनो-उग्रिक खांटी, मानसी और मंगोलिक बरियात से संबंधित थे। रूसी कब्जे की शुरुआत 1581 में एक कोसैक अभियान के साथ हुई, जिसने सिबीर के छोटे खानते को उखाड़ फेंका, जिससे पूरे क्षेत्र का नाम लिया गया। 16वीं और 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान
रूसी ट्रैपर्स और फर व्यापारी और कोसैक खोजकर्ता पूरे साइबेरिया से बेरिंग सागर में घुस गए। उन्होंने रणनीतिक स्थानों में गढ़वाले शहरों का निर्माण किया, उनमें से त्यूमेन 1586, टॉम्स्क 1604, क्रास्नोयार्स्क 1628 और इर्कुत्स्क 1652। इस प्रकार साइबेरिया का अधिकांश हिस्सा धीरे धीरे 17वीं शताब्दी की शुरुआत और 18वीं शताब्दी के मध्य के बीच रूस के शासन में आ गया। हालांकि चीन के साथ नेरचिंस्क 1689 की संधि ने 1860 के दशक तक अमूर नदी बेसिन में रूसी प्रगति को रोक दिया। स्वदेशी लोगों पर रूसी विस्तार का प्रभाव दो गुना था। छोटे और अधिक आदिम जनजातियों ने शोषण और आयातित बीमारियों के आगे घुटने टेक दिए, जबकि सखा और बरीद जैसे बड़े समूहों ने बेहतर समायोजित किया और उपनिवेश के भौतिक लाभों से लाभ उठाना शुरू कर दिया। रूसियों ने आम तौर पर अपने आंतरिक संस्थानों और जीवन के तरीके में हस्तक्षेप नहीं किया और अधिकांश मूल निवासी अंततः नाममात्र ईसाई बन गए। सबसे पहले क्षेत्र के रूसी शासकों ने श्रद्धांजलि एकत्र की, जिसे मूल निवासियों द्वारा फर्स में भुगतान किया गया था क्योंकि यह मंगोलों को भुगतान किया गया था। बाद में रूसी कृषि उपनिवेशवादी स्थानीय रूसी प्रशासनिक कर्मियों को खिलाने के लिए पहुंचे। फर व्यापार की गिरावट के साथ चांदी और अन्य धातुओं का खनन 18वीं शताब्दी में साइबेरिया में मुख्य आर्थिक गतिविधि बन गया। यद्यपि साइबेरिया को अपराधियों और राजनीतिक कैदियों के लिए निर्वासन के स्थान के रूप में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ट्रांस साइबेरियाई रेलमार्ग 1891 से 1905 के निर्माण तक रूसी निपटान महत्वहीन रहा, जिसके बाद बड़े पैमाने पर इनमाइग्रेशन हुआ। अनाज उगाने और डेयरी उत्पादों का उत्पादन करने के लिए दक्षिणी साइबेरिया में आधुनिक खेती के तरीकों को पेश किया गया था और कई स्थानों में कोयला खनन भी शुरू किया गया था। रूसी गृह युद्ध 1918 से 1920 के दौरान एडमिरल अलेक्जेंडर कोलचाक के नेतृत्व में बोल्शेविक विरोधी सरकार ने 1920 तक साइबेरिया के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया। हालांकि लगभग पूरे साइबेरिया को 1922 तक नए सोवियत राज्य में फिर से शामिल किया गया था। पहली सोवियत पंचवर्षीय योजना 1928 से 1932 तक औद्योगिक विकास काफी था। कुज़नेत्स्क कोयला बेसिन में और ट्रांस साइबेरियाई रेलमार्ग की लाइन के साथ कोयला खनन और लाहौर इस्पात परिसर शुरू हुए, आंशिक रूप से मजबूर श्रम के उपयोग के माध्यम से। 1930 के दशक के दौरान पूरे साइबेरिया में मजबूर श्रम शिविर फैल गए। सबसे महत्वपूर्ण चरम उत्तर पूर्व में और निचले येनिसी नदी के किनारे शिविर परिसर थे, जिनके कैदियों का उपयोग ज्यादातर खनन कार्यों में किया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ के पश्चिमी हिस्सों से कई कारखानों की निकासी के कारण साइबेरिया यूराल के साथ कुछ वर्षों के लिए सोवियत युद्ध के प्रयास की औद्योगिक रीढ़ बन गया। इसके विपरीत कृषि को 1930 से 33 में सामूहिकता से बहुत नुकसान हुआ और 1954 से 56 के वर्जिन लैंड्स अभियान तक उपेक्षित किया गया, जब दक्षिण पश्चिमी साइबेरिया उत्तरी कजाकिस्तान सहित खेती के लिए खोला जाने वाला प्रमुख क्षेत्र था। 1950 और 1960 के दशक के उत्तरार्ध में प्रमुख औद्योगिक विकास हुआ, विशेष रूप से पश्चिमी साइबेरिया में बड़े तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों का उद्घाटन और अंगारा, येनिसी और ओब नदियों के साथ स्थानों पर विशाल पनबिजली स्टेशनों का निर्माण। नए क्षेत्रों और यूराल के बीच तेल और गैस पाइपलाइनों का एक नेटवर्क बनाया गया था और नए उद्योग भी स्थापित किए गए थे, जैसे एल्यूमीनियम शोधन और सेल्यूलोज लुगदी बनाना। लीना नदी पर उस्टकुट और अमूर पर कोमसोमोल्स्क-नामुरे के बीच बैकाल-अमूर मजिस्ट्रल रेलमार्ग का निर्माण 2000 मील की दूरी 1980 में पूरा हुआ था।